ऐसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लेकर चल रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट, जिसमें आज के सेशन में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक पॉलिसीज़। क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी? ये कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं? इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा? ये पॉलिसीज़ आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। मेरा नाम है पंकज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, दैट इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज plays a crucial role in shaping global economies by regulating the exchange of goods and services between the nations। ये कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें कि सारी कंट्रीज आपस में ग्लोबलाइजेशन परफॉर्म करती हैं। उस ग्लोबलाइजेशन के तहत यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है आपस में। तो सारी कंट्रीज जो होंगी वो एक दूसरे से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगी, एंड उन्हीं सारी एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी होती है उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। So these policies include trade agreement, tariff, quotas, subsidies and regulations that determine the flow of trade। इस ट्रेड पॉलिसी के अंदर आपके ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, कोटा होता है, सब्सिडीज़ होती है, कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं, जिससे कि एक बेहतरीन ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके, उसको फ्लो को बढ़ाया जा सके, उसको एक स्मूथ फंक्शन परफॉर्म कराया जा सके। Their implementation has a profound impact on domestic policies। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के ऊपर ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और सोशल एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के ऊपर भी एक अपना रोल प्ले करती हैं। इस कंप्लीट सेशन में हम बात करेंगे आपका इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ के क्या मल्टी डायमेंशनल फेज़ हो सकते हैं, और वो सारे फेसेस आपके एक डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या बेनिफिट होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, हम उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज encompass a range of strategies and regulations that countries employs to facilitate or restrict a trade। किसी भी ट्रेड को बढ़ाने के लिए या किसी भी ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हमारे पास में होती है, एंड यही पॉलिसीज़ हमारी स्ट्रैटेजीज़ को भी कंट्रोल करने का काम करती है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको बताती है जिसके तहत हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लीगल तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका फ्री ट्रेड पॉलिसीज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड पॉलिसीज के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, FTA। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दीज एग्रीमेंट एलिमिनेट और रिड्यूस ट्रेड बैरियर बिटवीन द मेंबर नेशन, प्रोमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर सारे के सारे ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाता है, और उस ट्रेड बैरियर को हटाने के साथ साथ जो जितने भी टैरिफ्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है, ताकि एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ ट्रेड हो सके दो कंट्रीज़ के बीच में, और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उसको भी ये प्रमोट करने का काम करता है। दूसरा है आपका टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या, ये बेसिकली कुछ टैक्सेस होते हैं जो कि किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विसेज के ऊपर आपके इम्पोज कराए जाते हैं, जिससे कि कंपटीशन पे एक इफेक्ट आ सके। ठीक है, मतलब कंपटीशन बढ़ने से रोक रहे हैं टैरिफ। नेक्स्ट है कोटा। कोटा इज फॉर restrictions on the quantity of the goods that can be imported, aimed at limiting the foreign competition। फॉरेन कंपटीशन को रोकने के लिए
जो बढ़ रहा है हमारा फॉरेन कंपटीशन, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए कुछ कोटा होते हैं। उस कोटा के तहत आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्सिडीज़। तो सब्सिडीज़ कुछ और नहीं, बस फाइनेंशियल सपोर्ट होती हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जिनको गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ ही इंपोर्ट कराया जाता है। ठीक है। एंड ये हमारे कंपटीशन पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आती है। साथ ही साथ फॉरेन इंपोर्ट्स के अगेंस्ट में ये काम नहीं करती। नेक्स्ट है आपका नॉन टैरिफ बैरियर। एक था टैरिफ बैरियर, एक है नॉन टैरिफ बैरियर। तो नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? दीज इंक्लूड रेगुलेटरी मेजर्स लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, लेबर लॉज दैट रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट। ये कुछ ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे लेबर लॉज होंगे जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को रोक लगाते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को खतरा है, हमारे लेबर लॉज को खतरा है, हमारे लेबर सिस्टम को खतरा है, हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड को खतरा है, तो भैया हम आपके जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकते आपके गुड्स एंड सर्विसेज को। तो नेक्स्ट है आपका ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है? तो ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर 4-5 पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज़ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है जी। चलो अब हम समझते हैं इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सो इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं? पहला इम्पैक्ट क्या डाल रहा है, मतलब ये डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी ऊपर पहला इम्पैक्ट जी ये है कि आपका इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़, जो भी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरीके से उन प्रोडक्ट को रेगुलेट किया जाएगा, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्लस माइनस, प्रोज एंड कॉन्स सब चेक किए जाएंगे। मार्केट पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा, उसको कंट्रोल करने का स्ट्रैटेजी क्या है, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। सो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस countries for industrial strategy. Good. Next, trade liberalization encourage countries to specialize in industries where they have comparative advantage, leading to sectoral shift. Next, फॉर इंस्टेंस जो चाइना का पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक बहुत ही बड़ा रोल है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाती है। नेक्स्ट, वेस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं वो उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करती है, एंड उन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, सो यार वो बहुत ही कम देखा जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करती हैं। ठीक है। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाई गई थी जिसमें मेक इन इंडिया नाम की एक पॉलिसी आपने सुनी होगी, जिसमें सशक्त भारत और भारत के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया था, ताकि हम अपने खुद की कंट्रीज़ के इंडियन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और हमारे इंडिया की ग्रोथ को भी साथ ही साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ऊपर भी ये इम्पैक्ट डालता है। जिस तरीके से लोकल जो आपकी जॉब्स होती हैं, लोकल जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, उसमें आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है। जैसे कि जॉब क्रिएशन अगर कोई कर रहा है कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स के अंदर, तो उसमें क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी आने से जॉब्स का लॉस होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे जाएगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नीचे जाएंगे। ठीक है। गवर्नमेंट जो होगी वो प्रोग्राम्स, इंटरनेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर जॉब्स को देने की कोशिश तो करेंगी, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। सो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को तो ये बढ़ाता ही है, प्लस पॉइंट है भाई, ये बढ़ाएगा, ये स्ट्रैटेजीज को कंट्रोल भी करेगा, उसको बढ़ाएगा भी। एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर किस तरीके से मनी का इन्फ्लेशन देखा जाएगा, एक्सचेंज रेट्स का इन्फ्लेशन देखा जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है
उसमें किस तरीके से वैल्यूएशन ऐड करेंगे, किस तरीके से उसके इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करेगी गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट साथ साथ ये भी बताएगी कि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या टैक्सेशन पॉलिसीज इम्पोज होगी और पब्लिक स्पेंडिंग कितना होगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज में एक करेंसी को मैनिपुलेट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड वेलफेयर पॉलिसी। तो सोशल एंड वेलफेयर पॉलिसीज़ में किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है। तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है कि जी भैया इनकम इनइक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी मिलती है लोगों को, कंज्यूमर जो प्राइस चाहता है उस प्राइस पे उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ही वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया है पैसा। साथ ही साथ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन पे भी लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो है वो सोशल सिक्योरिटी के लिए पॉलिसीज़ को इम्पोज कराएगी, बनाएगी, लेकिन उन पॉलिसीज़ के तहत किसी भी इंसान को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और वेजेस सब्सिडीज़ कभी कभार नहीं मिल पा रही है। सो नुकसान की भावना तो है। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड स्टैंडर्ड्स। द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफन रिक्वायर डोमेस्टिक रेगुलेटरी अलाइनमेंट विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो डोमेस्टिक रेगुलेशंस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट करने का काम करते हैं। किस तरीके से कंज्यूमर मार्केट चलेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एंड एक प्रॉपर प्रोडक्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। तो यस, नेक्स्ट है आपका लेबर लॉज एंड वर्किंग कंडीशंस। सो बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जो अपने खुद के इंटरनेशनल और नेशनल खुद के बनाए हुए लेबर लॉज को फॉलो करती है, एंड उन्हीं लेबर लॉज के तहत डोमेस्टिक लेबर को प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक एम्प्लॉयमेंट में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी जाती हैं, एंड उन्हीं लेबर लॉज के तहत वेजेस का अमाउंट भी डिसाइड किया जाता है। जितने भी सारे आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करेंगे, एक प्रॉपर वर्किंग आवर्स रखेंगे, सब कुछ। एंड एक अच्छा स्टैंडर्ड होना किसी भी कंपनी के अंदर उस कंपनी की ग्रोथ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगर जितना ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड एक कंपनी मेंटेन करके चलती है उस कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इन्वायरमेंटल पॉलिसी पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। सो ट्रेड पॉलिसीज़ इम्पैक्ट बिल्कुल डालती है इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस और उसके सस्टेनेबल मेजर्स पर। कैसे समझते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है तो वो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा कि किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करके ग्रोथ लेकर के आना है। सो उसी में एक लिबरल तरीका जो अडॉप्ट करती है कोई भी कंट्री वो है पॉलिसी मेकिंग। सो उसी पॉलिसी के अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करती है कि किस तरीके से हमको इंडस्ट्री को चलाना है, किस तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से हमको बिजनेस मेंटेन करना है। अच्छा, उस बिजनेस से अब हमारे इन्वायरमेंटल जो सेक्टर है उसके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, पेड़ों की कटाई, पॉल्यूशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल सोर्सेज एक्सेट्रा एंड सो ऑन। सो that will be all done by the policies. Now we will discuss about what are the challenges and then I will conclude the entire session. Challenges and criticism of international trade policies। तो पहला तो ये है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ठीक है, ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत करती है,
तो उसके अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखी जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट, डोमेस्टिक कंट्रोल का लॉस। जब इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी आ रही है तो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ अपना कंट्रोल खो रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डोमेन ओवरटेक कर रहा है मामला। सो यही बात है कि इंटरडिपेंडेंसी होना एक अच्छी बात है ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़ है उनको हम डिमिनिश्ड नहीं कर सकते किसी भी कॉन्टेक्स्ट से। नेक्स्ट है आपका जॉब डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेबर लॉज एंड वर्किंग कंडीशंस में आपकी प्रॉपर होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड आने से हमारे जॉब्स के अंदर भी जॉब्स खोने के डर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, इस मामले में दखल देना चाहिए कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाना चाहिए, वरना फिर पॉवर्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कन्फ्लिक्ट्स। सो कंट्रीज़ के इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में के और साथ ही साथ ये आपके डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट होता ही है कि कौन सी पॉलिसी ओवरटेक करेगी, कौन सी पॉलिसी बेनिफिट है, किस पॉलिसी में ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, तो उन चैलेंजेस को कैसे मिनिमाइज़ करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे मिनिमाइज़ करना है, सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। सो रेगुलेटरी कन्फ्लिक्ट्स तो हैं। सो नाउ आई विल कंक्लूड द एंटायर सेशन। द इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, जिसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं, कुछ अपने नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है, नुकसान ये है कि वो चैलेंजेस लेकर के आ रहा है। तो अगर हम बात करें फ़ायदे की, तो ट्रेडिंग होने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ठीक है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ में एक अच्छा हाइक देखी जा सकती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट जो होगी वो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के साथ अलाइन करके एक नया शेप दे सकती है। चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, लॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल है, जॉब डिस्प्लेसमेंट है, रेगुलेशन का कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। सो अगर हम एक बहुत ही अडेप्टिव नेचर की और बहुत ही इंक्लूसिव नेचर की अगर हम डोमेस्टिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो वो ईज़िली इंटरनेशनल ट्रेडिंग के साथ में अलाइन होकर के नेशन को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और साथ ही साथ सिटीजन्स के सोशल वेलफेयर का ध्यान रख सकती है। सो इट इज़ कम्प्लीटली a good option that a policy maker can do, that they should maintain a balance between the global competition and safeguarding the national interest through their proper good strategies, which include the industry area, the social area, the environmental area and the labor areas, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम अगले सेशन में और करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक मिलेंगे अगले सेशन में। टेक केयर, गुड बाय एंड अच्छे से पढ़िए।